सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और साथ में सभी रक्तदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो लोग रेगुलर बेसिस पर यानी नियमित तौर पर रक्तदान करते हैं उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बचती है, जिंदगी बचती है। तो ये बड़ा ही एक महान और पुण्य कार्य है, तो इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भी देते हैं और बधाई भी देते हैं कि भाई आप रक्तदाता हैं। इतना बड़ा आपको शीर्षक मिला है कि आप रक्तदाता हैं, ये कहने में ही कितना अच्छा लग रहा है। और जो रक्तदान करते हैं उन्हें कितना अच्छा लगता होगा, आप करके तो देखिए, है ना। और रक्त ऐसी चीज है ना रेणु जी कि हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन हम उसे खरीद तो सकते हैं, लेकिन कोई देने वाला भी तो चाहिए। अगर देगा तभी तो हम खरीद पाएंगे। हाँ, लेकिन इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि रक्त जो है वो खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं। जितना भी वो पैसे लेते हैं उसको सिर्फ रख रखाव के लिए लेते हैं। तो चलो इस पर विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो बता दें कि आज हम और क्या बात करेंगे, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, या नजरिए से बात किस तरह से बदलती है, इस पर बात करेंगे, है ना। बिल्कुल करेंगे। और इसी के साथ हम साहित्यकार मृदुला गर्ग की बात करेंगे, और एक बहुत ऐसी चीज है ना जो बड़ी सुगंधित है और जिसका वर्षों से हम उपयोग करते आए हैं, और वो है मेहंदी। मेहंदी का उपयोग हम न जाने कितने वर्षों से और किन किन कार्यक्रमों में उसका उपयोग करते आए हैं, सभी जानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। मंजू, हमें तो ये लगा कि मेहंदी के रंग शायद लाल होती है छोड़ाने के बाद, और रक्तदान की बात है, इसलिए आज हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे क्या? बिल्कुल, एक मिला जुला स्वरूप होगा इन दोनों ही चीजों का। चलो, तो हरियाली भी बनी रहनी चाहिए और खून भी बढ़ता रहना चाहिए सबका, लेकिन वहीं हर बच्चे में कुछ खासियत होती है, हर में एक अनूठापन होता है जी। वो क्या है और हम कैसे पहचाने, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इस पर भी, बच्चों के लिए भी आज, और एक गीत हम जो है वो बच्चों के लिए विशेष तौर पर सुनवाएंगे, यानी बच्चे सुनकर के खुश हो जाएंगे कि तो क्यों बच्चे क्यों? हमें तो लगता है भाई हमें तो बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि जब भी बच्चों वाला गीत सुनो तो बस अपना बचपन याद आ जाता है। हाँ, तो... और लेकिन बच्चों को अगर उनके लिए कुछ विशेष किया जाए तो उन्हें ज्यादा खुशी होती है। और यहाँ तक कि जो छोटे बच्चों के माता पिता होते हैं ना, उनको भी बड़ी खुशी होती है कि अरे हमारे बच्चों के लिए आज गाना बजाया गया। तो भाई आप खुश हो जाइए कि हम प्यारा सा गीत भी लेकर आएंगे। लेकिन रक्तदान की जहां तक बात है कि खून की कमी जो है या जरूरत है, वो सब कभी ना कभी पड़ ही जाती है। वैसे तो जरूरत ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी स्थिति होती है, खासतौर से हमारी अगर बहनों की बात करें तो जब प्रसव का समय आता है तो एक ऐसी रहती है स्थिति कि कहीं जरूरत ना पड़ जाए। तो ये रक्तदाताओं का मनोबल बढ़े, लोग रक्तदान करें। और वैसे भी जितनी जरूरत है रक्त की, उतनी मात्रा में लोग दान नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज ये खास दिवस रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो लोगों को इस बात के प्रति प्रेरित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 14 जून 1868 को वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन का आज के दिन जन्म हुआ था। उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एंग्लूटिनिन नामक पदार्थ की मौजूदगी के आधार पर रक्त कणों का ए, बी और ओ समूह में उन्होंने वर्गीकरण किया था, और इस वर्गीकरण ने चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस खोज के लिए कार्ल लैंडस्टाइन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और उन्हीं की याद में उनके जन्मदिन को रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। और ये जो 4 ग्रुप हैं, समूह जो हैं, ए, बी और ओ, और उसके बाद ए, बी, बी बन गया, एक 4 समूह हैं इनके। तो इसने बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर दी और लोगों की जानकारी बढ़ी, और इसीलिए खास तौर से इनके जन्मदिन के लिए कि लोग प्रोत्साहित हों, रक्तदान करें, और इससे संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए सन 2004 में पहली बार इस दिन को मनाया गया। और इस वर्ष का, जैसे कि हर बार कुछ न कुछ एक थीम होता है, सेलिब्रेटिंग द गिफ्ट ऑफ ब्लड, रक्त रूपी उपहार का उत्सव मनाएं। और
इस बार का स्लोगन भी बड़ा प्यारा सा है मंजू, खून दें जीवन बांटें, यानी शेयर लाइफ गिव ब्लड। जी बिल्कुल। और हमारे जीवन में रक्त या खून का क्या महत्व है, ये शायद वही जानते हैं जिसे इसकी आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट के दौरान या फिर ऑपरेशन या किसी अन्य कारण से रक्त की जब आवश्यकता पड़ती है मरीज को, तो रक्तदाताओं द्वारा जो दान किया जाता है खून, उससे कई लोगों की जान बचती है और उस समय हमें इसके महत्व का आभास होता है। जी हाँ, लेकिन वही मंजू, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी है ना, लोग पता नहीं क्या क्या हवाएं उड़ाते रहते हैं। हम वैसे कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं तो घबरा जाते ही हम लोग, लेकिन फिर भी डरते हैं लोग। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इसमें रक्तदान से खास तौर से कोई खतरा नहीं है। आप रक्तदान करें और बहुत जल्दी ही फिर से उतना ही खून बन जाता है। जैसे कि पुरुष का 3 महीने में, महिलाएं 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती हैं, यानी वर्ष में पुरुष भाई हमारे जो हैं वो 4 बार और महिलाएं 3 बार रक्तदान कर सकती हैं। और इसमें कोई भी कमजोरी या हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है, ऐसा ना समझिए आप। हाँ, और रक्तदान करने से पहले या बाद में मतलब जो हम बता रहे हैं कि कुछ बातों का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि उसके पहले या बाद में मद्यपान, धूम्रपान या गुटखे का सेवन आपको नहीं करना है। और खून देने के बाद कुछ थोड़ी आप हेल्दी डाइट या जैसे कि फल या उसका जूस ले लें। और रक्तदान करने के बाद लगभग 12 घंटे तक बहुत हेवी वर्क, यानी कि बहुत ज्यादा वजन उठाना या इस तरह का काम ना करें। ये थोड़ी सी सावधानी है उसके पीछे, यानी कि कोशिश करें कि व्यायाम आदि भी ना करें, है ना? जी हाँ जी। और वैसे तो जिस संस्थान में आप जाकर रक्तदान करते हैं वो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि न ध्यान रहे, तो आप खुद इस बात का ध्यान रखें। और वैसे आप सब जानते भी होंगे कि 18 से 60 वर्ष की आयु वाले कोई भी हमारे में से व्यक्ति हो रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए और न्यूनतम वजन जो है वो 50 किलो होना चाहिए, यानी ठीक ठाक स्वास्थ्य हो तो अच्छा है ना? ऐसे लोग रक्तदान नहीं कर सकते जिन्हें कि HIV या हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो वो, और 6 से 12 महीने के दौरान दिल का दौरा पड़ा हो, या हाल ही में मलेरिया हुआ हो, ये भी संक्रामक रोग ही है, या आपने कोई टैटू बनवाया हो, तो आप थोड़ा रक्तदान नहीं कर सकते। बिल्कुल। और रक्तदाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ये सभी सामान्य पाए जाने पर ही डॉक्टर्स या ब्लड डोनेशन टीम के सदस्य आपका ब्लड लेते हैं। लेकिन फिर भी रक्तदान के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है या वजन कम हो रहा है या कोई अन्य समस्या अगर आपको लंबे समय तक रहती है, तो आप रक्तदान ना करें। हाँ, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। वैसे अगर आप रक्तदान करते हैं तो 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। हाँ, एक बार रक्तदान अगर करते हैं तो 3 लोगों की जान बचती है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहले के जमाने में नहीं था। अब प्लेटलेट्स और वो सारी चीजें उसकी अलग अलग कर दी जाती हैं और इस तरह से होता है। और आमतौर पर अगर हम बोलचाल की भाषा में या सामान्य जन की बात करें तो O पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसे कहते हैं कि वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि इसमें बहुत सारी चीजें बारीकी से देखी जाती हैं, जांच होती है, तब वो देते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि अगर आप O पॉजिटिव हैं तो आप डोनर हैं, यानी रक्तदाता हैं, तो A, B किसी को भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब चीजों की बहुत अलग अलग जांच की जाती है। और O ग्रुप वाले हालांकि बहुत से लोगों को खून दे सकते हैं, लेकिन ये भी पाया गया है रेणु जी की O जो ग्रुप है वो बहुत कम लोगों में होता है इस ग्रुप का खून, तो इसके लिए कमी इसकी होती है। तो अगर किसी का O ग्रुप है तो वो कृपया आप जरूर ब्लड डोनेशन करें, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा हो सके, उनकी जरूरत पूरी हो सके, बल्कि यूं कहें कि जिंदगी बच सके। जी। और ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया भी काफी सरल होती है और इसमें रक्तदाता को किसी तरह की कोई तकलीफ आमतौर पर नहीं होती है। और न जाने कितने लोगों ने रक्तदान कर कई लोगों का जीवन बचाया है, उन्हें जीवन दान दिया है। तो हम सब भी इस नेक काम में सहभागी हो सकते हैं और हमें होना भी चाहिए। भाई हमारे बहुत सारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं कि हमने भी रक्तदान किया है, और आप लिखते हैं कि आज विश्व रक्तदाता दिवस है, रक्तदान करने वालों का दिवस। सही अर्थों में ऐसे लोग ही इंसानियत के सच्चे और ईमानदार वे लोग होते हैं जो इस प्रकार का पुण्य का काम करते हैं, क्योंकि जब रक्तदान किया जाता है तब आप किसी न किसी इंसान की जान बचा रहे होते हैं, और ये जान बचाना एक प्रकार से इंसान को भगवान बना देता है। वैसे आप लिखते हैं कि मैंने भी जीवन में 4 बार रक्तदान किया है। अरे वाह, क्या बात है। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से या सभी हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे ये कहेंगे कि भाई अगर हो सके तो आप भी रक्तदान करें, और जो करते हैं नियमित तौर पर उन्हें एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं इस बात के लिए। और अब सुनते हैं ये गीत।
मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई, मरोड़ी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाई इतराई तो चोरी से गरबा लगाई, हरी ये चुनरिया जो झटके से छीनी, भाई लाल लाल खून की बात की तो गीत भी हमने कुछ इसी तरह का चुना और बाजीराव मस्तानी इस फिल्म का ये गाना हमने सुना और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को पसंद आया होगा। जरूर पसंद आया होगा। जैसे कि भाई कोई भी कुछ करता है तो इस उम्मीद से ही करता है कि सामने वाले को पसंद आए, चाहे वो कोई चित्रकार हो या लेखक हो या गीतकार हो या संगीत देते हैं, बिल्कुल है ना। हाँ। इसी तरह से हम भी कोशिश करते हैं कि जब हम इस कार्यक्रम में बैठे तो हमारे सब श्रोताओं को सब कुछ अच्छा लगे। हाँ, लेकिन कोशिश करते हैं और प्रतिक्रियाएं भी आती है हमारे श्रोताओं की। कई बार उन्हें जब बहुत चीज अच्छी लगती है तो वो भी वो प्रतिक्रिया देते हैं, कभी कभी कोई शिकायत भी उन्हें होती है तो भी वो हमें लिख भेजते हैं। बिल्कुल, और हम तो स्वागत करते हैं मंजू, और हम चाहते भी हैं कि जो भी कुछ सुझाव जैसा हो, अनावश्यक शिकायत तो हमें भी समझ में आती है, लेकिन हाँ जब तक कुछ अगर आपको समझ में आता है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ गलती हो गई है तो अगर आप उसकी तरफ इशारा करते हैं तो सच मानिए हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये न्यूज ऑन AIR ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चैनल सुना जाता है हमारा, लेकिन फिर भी ये एक हमारा राष्ट्रीय प्रसारण है विविध भारती। तो बने रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज हम साहित्यकार मृदुला गर्ग जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मृदुला गर्ग हिंदी की लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक हैं और उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। उनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली है। भाई उनके उपन्यास और कहानियों का अगर हम देखें तो बहुत सारी भारतीय भाषाओं के साथ साथ जर्मन, चेक, जापानी और अंग्रेजी तक में अनुवाद हो चुका है। और वो स्तंभकार भी रही हैं, पर्यावरण के प्रति सजगता प्रकट करती रही हैं और महिलाओं ही नहीं बल्कि बच्चों के दिल में भी समाज से मतलब बच्चों के लिए भी हित में वो समाज सेवा का काम करती हैं। बिल्कुल, और उनका उपन्यास है एक चितकोबरा, उसका नाम है ये नारी पुरुष के संबंधों में शरीर को मन के समांतर खड़ा करने और इस पर एक नारीवाद या पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण रखने के लिए काफी चर्चित रहा था। और उन्होंने एक मासिक पत्रिका के हिंदी संस्करण में 2003 से 2010 तक कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा है, जो अपने तीखे व्यंग्य के कारण खूब चर्चा में रहा है। मृदुला जी के जन्म की अगर बात करें तो 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता शहर के समृद्ध परिवार में हुआ और इनके पिता का नाम वीरेंद्र प्रसाद और माता का नाम रविकांता था। उनके लेखकीय व्यक्तित्व में उनके पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल, और मृदुला जी जब 3-4 वर्ष की थी तब उनके पिताजी का तबादला दिल्ली हो गया, इसलिए उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही हुई। प्रखर विवेक के कारण वे सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती थी। उन्होंने कम उम्र में ही महान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ना आरंभ कर दिया था और आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सन 1960 में अर्थशास्त्र में MA उत्तीर्ण किया और उसके बाद 1963 में मृदुला जी का विवाह आनंद प्रकाश गर्ग से हुआ। वे पेशे
पेशे से एक इंजीनियर थे। अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद मृदुला जी ने 3 वर्षों तक दिल्ली के कॉलेज में अध्यापिका के रूप में कार्य किया, लेकिन साहित्य में उनका खास रुझान था और इसलिए उन्होंने अध्यापिका का काम छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखिका बन गई। बिल्कुल। और विवाह के पश्चात 1963 से 1970 के बीच वे अनेक छोटी उद्योग बस्तियों में रही। वहां निम्न वर्ग की समस्याओं और निम्न वर्ग के लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क हुआ। समाज के उस रूप ने मृदुला जी के मन को गहरे झकझोर दिया और ऐसे अनेक अनुभवों से गुजरते हुए एक परिपक्व स्तर पर पहुंचकर साल 1970 में उन्होंने लेखन का कार्य आरंभ किया। अगर उनके कृतित्व की बात करें तो उपन्यास, उनके उसके हिस्से की धूप, वंशज, तुमने जैसे कहा कि चितकोबरा, मैं और मैं, अनित्य, कठगुलाब और मिलजुल मन, ये सब उनके उपन्यास हैं। बिल्कुल। और कहानियां जो है वो है कितनी कैद, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सैम, दुनिया का कायदा, शहर के नाम, समागम, ये उनकी। और इसके अलावा चर्चित कहानियां संगति विसंगति, ये उनकी कहानियां हैं। और अगर नाटक की बात करें तो एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें, ये उनके नाटक हैं। और निबंध जो है वो रंग ढंग और चूकते नहीं सवाल, ये उनके निबंध हैं। और अन्य भाषाओं में जो अनुवाद हुआ है, जैसे चितकोबरा की बार बार हम बात कर रहे हैं, बहुत चर्चित उपन्यास है। इसका सन 1987 में जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ। और इसके साथ साथ अवकाश कहानी 1973 में अंग्रेजी में अनुदित हुई। और इसके बाद 1978 में जर्मन में अनुदित विशेषांक में छपी ये कहानियां। और विनाश दूत कहानी का भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ और अमेरिका में छपा, और इसका जर्मन भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। बिल्कुल। अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उसके हिस्से की धूप उपन्यास को 1975 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। एक और अजनबी को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 1978 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार दिया जा चुका है। और कितनी कैद कहानी को कहानी पत्रिका द्वारा सन 1972 में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार मिला है। और जादू का कालीन, इस बाल नाटक को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सेठ गोविंद दास पुरस्कार सन 1993 में प्राप्त हुआ। और पूरे साहित्य के आधार पर सन 1988-89 का हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। और भाई क्यों ना हो, देखो भाई इनकी जो रचनाओं का तो अनुवाद हुआ ही हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी रचनाओं का हुआ अनुवाद। स्वयं मृदुला गर्ग ने अपनी ही भी रचनाओं का भी अनुवाद किया है। और अपने उपन्यास उसके हिस्से की धूप का उन्होंने खुद अनुवाद किया, अ टच ऑफ सन नाम से किया है। ऐसे ही स्क्रैपर शीर्षक से योगेश गुप्त की विभिन्न हिंदी कहानियों का मृदुला जी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, संपादन भी किया। डेफोडिल जल रहे हैं कि हिंदी कहानियों का अनुवाद खुद अंग्रेजी में किया। डेफोडिल ऑन फायर शीर्षक से अगली सुबह, इसका एक तिकोना दायरा, इसी तरीके से और भी अलग अलग लेखकों की रचनाओं का भी इन्होंने अनुवाद किया और स्वयं का भी। तो भाई इस तरह से एक सिद्धहस्त साहित्यकार हैं आप, और बहुत क्या कहना चाहिए, चर्चित इस मामले में कि सब लोग आपकी रचनाओं को पसंद करते हैं। और महिलाओं के बारे में तो लिखा है, साथ ही साथ उन्होंने बच्चों का भी ख्याल रखा कि बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह का लेखन किया जाए कि उन्हें भी पढ़ने में मजा आए। और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने कुछ लिखा है। देखो, जब समाज के बारे में कोई कुछ सोचता है तो हमें लगता है कि उसके हर पहलू पर उसका ध्यान जाता है, और उसी में से मृदुला गर्ग जी भी एक हैं। हाँ, और उन्हें सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा। जब उन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया उसके पहले एक गहन अध्ययन उन्होंने समाज का किया, उनके बीच जाकर के रही, और वो जो अनुभव वहां से बटोरे, उसके बाद वो सब बातें उनके लेखन में उतर के आई। और मुझे लगता है इसी वजह से उनका लेखन इतना सशक्त बन पाया। बिल्कुल। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी,
राह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। हम तुम न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। हम दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। तो रेणु जी, जब भी अगर दिल में कोई ऐसी गिरह हो तो उसे खोल करके गीतों का दामन थाम लेने से राहें थोड़ी सी आसान हो जाती है, जीवन सहज हो जाता है और मन को बड़ा अच्छा लगता है। और रात हो या दिन कट जाता है। हाँ तो रात और दिन ये फिल्म का नाम है वैसे जी, जिसका ये गीत हमने सुनाया। हाँ, है ना? तो इस फिल्म का गाना हमने सुना। और जब हम बात कर रहे थे उस समय शुरुआत में रंगों की बात कर रहे थे, लाल रंग की बात कर रहे थे, तो खून का रंग जो है वो तो लाल होता ही है, लेकिन साथ ही साथ मेहंदी का जो रंग होता है वो भी लाल होता है, मैरून होता है, और वो भी हमारे जीवन में बड़ी लाली ला देता है। जी हाँ, बिल्कुल लाली लाता है। पहले तो हरियाली लाता है, फिर लाली लाता है। ये बड़ी खूबी है कुदरत की कि ये हरे रंग की जो पत्तियां हैं वो कैसे लाल हो जाती हैं, ये आज तक रहस्य समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ। जरूर इसमें विज्ञान तो है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि अब हरे रंग की पत्तियां हो। पहले तो हम इसको पीस कर सिलबट्टे पर और बड़े अच्छे से लगाते थे हाथों में, और उसके बाद वो जब छुड़ाओ तो लाल हो जाता था। हाँ, तो बचपन में बहुत आश्चर्यजनक लगता था। हाँ, तो यानी कि मेहंदी का रंग केवल एक नहीं है बल्कि अनेक है। जी वो हाँ। हम इसलिए कह सकते हैं कि जब हाथों पर लगाते हैं तब लाल रंग होता है, लेकिन अगर इसके औषधि गुणों की बात करें तो वो भी इसका एक रंग है कि बहुत सारे औषधि के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ठंडक देने का काम करता है, वो एक इसका अलग रंग है। और दूसरा, हमारे बहुत सारी जो संक्रमण वाले जो जीव होते हैं उनसे हमारे हाथों और पैरों को बचाता है, तो वो भी इसका एक रंग है। यानी मेहंदी एक है लेकिन उसके रंग अनेक है। कहने को ऐसा है कि लाल रंग या मैरून रंग की मेहंदी होती है। नहीं, देखो मंजू, ऐसा है ना कि जिस समय हरी होती है, हाँ। जब घुली नहीं होती है, मतलब घोल भी लो तो भी हरी होती है, थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। उसके बाद जब आप हाथ में लगाते हैं सूखती है तो थोड़े भूरे रंग की हो जाती है। वैसे भी अपने आप में 3-4 रंग तो लेकर ही आती है, लेकिन उसकी जो खूबियां हैं उनके भी कई रंग हैं। और हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें प्रचलन जो बहुत पुराने साल से होता आ रहा है, क्योंकि मेहंदी श्रृंगार का तो अभिन्न अंग है ही, और इसके बिना कोई रीति रिवाज पूरा ही नहीं होता। और हमारे सभी त्योहारों के साथ शादी ब्याह के अवसर पर मेहंदी का उपयोग किया जाता है, और ब्याह के समय दूल्हे और दुल्हन दोनों को ही मेहंदी लगाने की परंपरा है, रस्म है। और हर खुशी के मौके पर या कोई त्योहार हो तो भी मेहंदी लगा ली जाती है। और वैसे भी मन खुश हो तो भी लगा लो। हाँ बिल्कुल, यानी कोई मौका ना भी हो तो जब मन करे आप मेहंदी लगा लीजिए। भाई मन खुश हो, इससे अच्छा मौका क्या होगा, है ना? बिल्कुल। वैसे मेहंदी लगाना भी एक कला होती है और समय के साथ इसमें काफी परिवर्तन आया है। पहले तो पिसी हुई पत्तियों को पानी में घोल करके पेस्ट बना लेते थे और एक हल्की फुल्की छोटी सी डिजाइन के साथ हम हाथ से ही मेहंदी
मेहंदी लगा लेते थे। लेकिन अब समय में जब परिवर्तन आया तो इसके बने बनाए कोन जो है वो मार्केट में मिल जाते हैं हमें, और उनसे तरह तरह की डिजाइन बनाई जाती है। अब डिजाइनों की अगर बात करें तो उसमें भी समय के साथ बहुत परिवर्तन आया है, और डिजाइनों को अलग अलग नाम दिया गया है। और लेकिन एक जो अरेबिक मेहंदी एक डिजाइन का नाम है ये, तो वो खासी प्रचलित है आज महिलाओं में, और बड़ी वो सुंदर भी दिखती है। तो उस डिजाइन के साथ भी महिलाएं मेहंदी लगाती है भाई, क्योंकि उसमें शेड दिया जाता है, जैसे कि हम कहीं से कागज या कुछ मतलब कागज के ऊपर रंगों से देते हैं, वैसा कुछ उसमें आता है, आभास उसका होता है, तो अच्छा तो लगता ही है। फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, सब अपने अपने ढंग से बनाते हैं। और हाथों में रचने वाली जो मेहंदी है एक खिलता रंग ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और हर खुशी का प्रतीक है ये। और इसीलिए तो जैसे हम लोगों ने कहा ना कि खुशियां जब भी आती हैं तो बस खिलखिला जाती हैं और हाथ हमारे रंग दिए जाते हैं मेहंदी से। हाँ, और विवाह के समय ऐसा माना जाता है कि लगाना अनिवार्य है। कहते हैं कि मेहंदी जितनी खिलती है हमारे घर की खुशियां भी उतनी ही खिलकर आती है। और मेहंदी को प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं कि दुल्हन के हाथ की मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति पत्नी के बीच का रिश्ता उतना ही अटूट होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि मेहंदी का रंग चाहे जो जैसा भी हो, लेकिन ये रिश्ता अटूट रहना ही चाहिए। हाँ। और मेहंदी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर में शीतलता बनाए रखते हैं। शादी के समय बढ़ते दिमागी तनाव से राहत देने में मेहंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और शायद इसीलिए ये रिवाज बनाया गया है। और जाहिर है कि उसमें इतनी कलात्मकता आ गई तो उसमें उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, और थोड़ा ध्यान भी हमारा जो कह सकते हैं कि तनाव कम हो जाता है। हाँ। हमारा ध्यान उधर चला जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे तुमने कहा कि औषधीय गुण के कारण शीतलता देने वाली होती है, तो सिर दर्द, तनाव और थकावट में राहत देती है। और मेहंदी लगाने से त्वचा संबंधी कई रोग दूर होते हैं, और त्वचा की नमी को भी बनाए रखने का काम करती है। वैसे भी सावन में जो ये मंजू मेहंदी लगाते हैं, तो सावन में आपने ध्यान दिया होगा, यूं तो बारिश होती है, लेकिन अगर हम अपने हथेली और तलवों को देखें, पैर के तलवों को और हाथ की हथेली को, तो इसमें गर्माहट सी बनी रहती है इस मौसम में खास तौर से। और ये जब मेहंदी लगाते हैं तो इसमें जो ठंडक मिलती है, ये एक औषधि का काम करती है, और इसीलिए सावन में मेहंदी लगाने की खास परंपरा है, और बहुत सारे गीत हैं इस पर। और इसके अलावा मेहंदी की जो खुशबू होती है ना, वो भी ऐसी होती है जो हमारे मूड को बहुत रोमांटिक बना देती है। मतलब सावन में रोमांस होना ही चाहिए। ठीक है जी। और मेहंदी में कई औषधीय गुण जैसा कि हमने कहा कि होते हैं, और इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। वैसे घर में लोग अपने बालों को डाई करने में भी इसका उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। शरीर का तापमान कम करने यानी शरीर को ठंडक देने के लिए मेहंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि जब सावन का महीना होता है, और वैसे गर्मी के जो भी 3-4 महीने गए, इसमें भी हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो तब भी अगर मेहंदी लगाए तो बड़ी ठंडक उससे मिलती है ना। बिल्कुल, ये तो होगी ठंडक की बात, लेकिन संक्रमण के लिए भी त्वचा की सुरक्षा करनी चाहिए संक्रमण से, और इसके लिए भी मेहंदी लाभप्रद होती है। सूजन को कम करती है मेहंदी, और इसके साथ साथ लंबे समय से अगर जलन हो आपके त्वचा में, कहीं घाव हो, खरोच को ठीक करना हो, तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मेहंदी की विशेषता है कि ये रोगजनक और हानिकारक पदार्थों के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक आवरण तैयार कर लेती है, यानी घेरा बना देती है। और इसमें एलोवेरा जेल की तरह क्षमता होती है, जो सूरज की जलन से भी राहत देने में उपयोगी है। जैसे सनबर्न होता है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल। और लोग अक्सर अपने बाल, त्वचा और चेहरे का ध्यान तो रखते हैं, पर अपने नाखूनों को वो थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन नाखून के नीचे की जो चमड़ी होती है, या फिर वहाँ जो एक खाली स्थान होता है, वहाँ पर संक्रमण और जीवाणुओं के लिए वो स्थान बहुत उपयुक्त होता है। इसलिए मेहंदी का उपयोग कर हम अपने नाखूनों का उपचार इससे कर सकते हैं। ये भी फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी कि जो संक्रमण फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं, उनको भी ये नष्ट करने का काम करती है। वाह। और अधिकांश लोग जैसे कि बालों के खराब रंग को दूर करने के लिए या सफेदी को खत्म करने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं, वो ना करें, मेहंदी का उपयोग करें, क्योंकि मेहंदी बालों को रंगने के साथ साथ उसकी ताकत बढ़ाती है और एक सुरक्षित डाई का काम करती है। और जाहिर है कि रसायन का उपयोग आप ना करें, तो एक अच्छा विकल्प है और बड़ा सुंदर रंग आता है। बिल्कुल। और वैसे तो मेहंदी की पत्तियां ही ज्यादातर उपयोग में लाई जाती है, लेकिन इसके अलावा
इसके फूलों और छाल से निकाले गए तेल का उपयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। और मेहंदी की जो झाड़ियाँ होती है वो लगभग 260 प्रजातियाँ होती है उनमें, और ये कांटेदार सदाबहार झाड़ी लगभग 6 मीटर तक की ऊंची हो सकती है। ये उसकी पहचान के लिए बता रहे हैं हम जी हाँ, आपको। बिल्कुल। और वैसे भी पहले तो घर के बाहर जो बाड़ा होता था, या कह सकते हैं फेंसिंग की जाती थी, दीवार नहीं होती थी, आपका बड़ा सा लॉन है तो इसको फेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लगाते थे। और इसमें गहरी हरी संकीर्ण पतली अंडाकार पत्तियां होती हैं जो लगभग 5 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं, और इनके पौधे से चाय जैसी सुगंध आती है। इसके फूल सुगंधित और लाल या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, कभी कभी सफेद से भी दिखाई देते हैं, जो पिरामिड के आकृति के अनुसार फूलते हैं। मेहंदी के फल नीले और काले बेरी की तरह होते हैं। तो भाई आप मेहंदी लगा भी सकते हैं घर में अगर जगह है तो। इनकी झाड़ियों की पहचान करना मुझे लगता है अब आपके लिए कठिन नहीं होगा, हमने विस्तार से बता दिया है। और आजकल तो कई लोग मेहंदी लगाना एक प्रोफेशन के तौर पर भी अपना रहे हैं ना। जी हाँ। मतलब जब शादी ब्याह या ऐसा कोई अवसर हो तो वो मेहंदी लगाने जाते हैं और उससे उनका आय भी होती है। तो ये भी एक माध्यम है अच्छा पैसा कमाने का। तो ये इसका एक अलग रंग था। जी। मेहंदी
मेहंदी जो है बस इसी तरह से सिलबट्टे पर घिसती है और देखिए रंग ले आती है। और ये जो रंग है, ये सुनहरा रंग सभी के जीवन में इसी तरह खिलखिलाता रहे, यही हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं हमेशा रहती है और आज भी है। और सब लोग खुश रहें। हाँ, लेकिन खुश रहने के लिए कुछ चीजें और भी जरूरी हैं। बिल्कुल, वो जो बातें हैं उनमें एक सबसे मुख्य बात है कि नजरिए की, कि आप अपने जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं, किस दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, उससे जीवन जो है ज्यादा रंगीन बन सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़े से प्रयास करने होंगे। जीवन तो हम सभी जीते हैं और जीवन में समस्याएं आना ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जीवन एकदम सरलता से चलता रहे, लेकिन उन बातों के प्रति, उस जीवन के प्रति हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारा नजरिया क्या है, देखने का दृष्टिकोण क्या है, उसी से जीवन में बदलाव आ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो भी हमें मिलता है उस पर हमारा बस बिल्कुल नहीं है, यानी वो हमारे वश में नहीं है। उस पर वश अगर हम कहें तो सिर्फ 10% होगा। हाँ। लेकिन 90% इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उसको किस नजरिए से देखते हैं। वही वाली बात होती है कि जैसे अगर अभी बारिश हो रही है, किसको कैसा लग रहा है, किसको कैसा लग रहा है। कोई उसको पूरा मतलब भरपूर जीता है, उसको मस्ती से मतलब कह सकते हैं कि पूरा पूरा उसका आनंद लेता है, और कोई बैठ के कोसता रहता है, भाई ये बारिश क्यों शुरू हो गई, भाई बंद करो। बहुत गीला गीला हो गया है, कपड़े नहीं सूखते हैं, बाहर जाओ तो पैर खराब हो जाते हैं, चप्पल गीली हो जाती है, यानी शिकायतों का एक बड़ा एक लंबा सिलसिला चलता है। तो यही दृष्टिकोण होता है, यही नजरिया होता है। और जीवन में जैसे और भी कई सारी समस्याएं आती है, यहाँ तक कि नौकरी पे जाने की बात हो, कई लोग इतना खुशी खुशी जाते हैं कि अरे भाई मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ, समय पर जाना चाहिए, समय से आना चाहिए। और कई लोग अरे आज फिर जाना पड़ेगा, चलो अब बारिश हो रही है फिर भी जा, यानी ये नजरिए पर निर्भर करता है कि आपका देखने का तरीका क्या है। वैसे ही इस बात को हमने और भी अनुभव तब किया जब अभी कोरोना काल के दौरान भी जैसे कई लोग ऐसे थे जिनका अपने जीवन के प्रति कुछ ऐसा दृष्टिकोण था, इतना आत्मविश्वास था या जीने की इतनी ललक थी कि वो उस बीमारी से बड़ी सहजता से उबर पाए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सब कुछ ठीक था और ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन जीवन के प्रति उनका नजरिया इतना नकारात्मक था कि वो कई बार जो है उस बीमारी से उबर नहीं पाए। बिल्कुल सही बात है। और ये तो वैसा ही है ना कि एक सफेद बड़ा सा कागज रखा और उस पर एक छोटा सा काला डॉट लगी हो या एक बिंदी हो, तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये किसने लगा दिया, और कोई कहता है अरे इतना बड़ा सफेद कागज। तो आप उसके खाली उसको देख रहे हैं कि आप उस पर क्या कर सकते हैं, या जो एक काली बिंदी लगी है उस पर आपका ध्यान जाता है, ये तो इस पर ही निर्भर करता है। इस पर एक छोटी सी किसी ने प्रयोग किया और उन्होंने जैसे बताया कि सबके हाथ में एक गुब्बारे फुला कर दे दिए और कहा कि एक निर्धारित स्थान उन्होंने बता दिया कि वहां तक जो फूले हुए गुब्बारे के साथ पहुंचेगा वो प्रथम आएगा, वही सफल माना जाएगा। जी। अब सारे लोग खुद तो पहुंचने के बजाय क्या करने लगे कि सबका गुब्बारा पड़ोस वाले का फोड़ने लगे, बगल में जो भी खड़ा था। उस फोड़ने के चक्कर में कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, जो प्रयोग कर रहे थे उन्होंने कहा भाई ये जो एक्सरसाइज थी ये इसलिए सिर्फ थी, आप सब पहुंच सकते थे और सब सफल हो सकते थे। किसने कहा था कि आप ही केवल एक ही व्यक्ति सफल घोषित किया जाएगा। तो ये नजरिए की बात है। ये उन्होंने सोचा ही नहीं कि 10 व्यक्ति जो खड़े थे वो 10 के 10 बिना फोड़े वहां तक पहुंच सकते थे, उस स्थान तक। बिल्कुल, है ना। तो यही बात होती है कि हमारे जीवन के प्रति रवैया कैसा है। और जैसे छोटी छोटी बातों की भी अगर हम बात करें, घर में भोजन बना है, कई लोग एक छोटी सी बात पर अटक के रह जाते हैं कि आज तो सब्जी में नमक कम है इसलिए मजा नहीं आ रहा है, भले ही 10 दूसरे व्यंजन बने होंगे और वो भी बड़े स्वादिष्ट होंगे। तो ये कहने की बजाय हम कि अरे सब्जी में नमक कम है, मजा नहीं आ रहा, इसकी बजाय अगर हम बनाने वाले को ये कहें कि अरे वाह इतनी चीजें, इतनी, बस इसमें थोड़ा सा नमक और डाल लेता हूँ तो ये स्वादिष्ट हो जाएगी। तो ये होता है नजरिया। मंजू, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन कभी ये सोचो कि ठीक है 10 व्यंजन नहीं है, सिर्फ एक वही सब्जी है, मतलब जो भी व्यंजन हो सकता है, खिचड़ी हो उसमें थोड़ा नमक कम हो, आप उसको वैसे ही खाकर देखिए कभी, और आप सोचिए कि कितनी मिठास है इसमें। जो अनाज पड़ा हुआ है, अगर आपने दाल चावल की बनाई है, मूंग की दाल और चावल की बनाई है, उस मिठास को थोड़ा महसूस कीजिए, उसके अंदर तक पहुंचिए, फिर देखिए कि कितना मजा आता है। या कभी आप ये सोचिए कि अगर हमें इस वक्त ये भी ना मिलता तो क्या होता। ये हमें दिया है प्रकृति ने, ईश्वर ने या परम सत्ता ने, तो हम इसको उस तरह से ग्रहण करें प्रसाद के तौर पर, फिर देखिए आपको कितनी स्वादिष्ट लगेगी वो। जी, है ना। बिल्कुल सही कहा रेणु जी। और अगर ऐसा रवैया अगर हमारा रहे, या ऐसे भाव अगर जीवन के प्रति या हर समस्या के प्रति रहे। अब जैसे हम बात करते हैं कि छोटी छोटी कई समस्याएं जीवन में आती रहती है, कई लोग इतने निराश हो जाते हैं और सोचते हैं बस ये
भगवान मुझे ही क्यों इतनी समस्याएं देता है, मेरे ही जीवन में क्यों इतनी समस्या आती, मैं तो घबरा गया, मैं तो परेशान हो गया, इस तरह के जुमले कहते हुए हम कई लोगों को सुनते हैं। लेकिन यहाँ हम इसलिए रोक रहे हैं तुमको हाँ? कि कुछ लोग तो बिना समस्या के ही कहते हैं कि बहुत समस्या है। ये तो बहुत दूर की बात है हाँ? कि समस्या आए तो कहें। हाँ? बिना किसी समस्या के कहते हैं कि अरे मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा है, अब पता नहीं समझ में नहीं आता क्या करूं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन ऐसी जो बातें होती ना, ये हमारे जीवन को दुभर कर देती, और हम इस जो ईश्वर का दिया हुआ एक बड़ा ही अच्छा उपहार है, ये हमारा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। तो अगर हम नजरिया थोड़ा सा ठीक रखें इस जीवन के प्रति, तो इस जीवन को जीने का हम पूरा आनंद ले सकते हैं, इसका मजा ले सकते हैं और इस जीवन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा नजरिया ठीक नहीं होगा तो जीवन भी बेकार होगा, मन भी बेकार होगा और सब कुछ यूं ही हम बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल। तो जो भी हमारे पास है, बल्कि यूं कहें कि खूब उत्साह से, खूब तरंगे मन में उठाते हुए, खुशी की जो तरंगे हैं उनको और आप हवा दीजिए, खूब बढ़ाइए उनको। और अपने कह सकते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशियां बाहर से आती हैं, आप अपने अंदर की खुशियों को थोड़ा देखिए और फैलाइए, विस्तार दीजिए और देखिए कितनी खुशी आपके आसपास है। और वैसे भी बच्चों को जब हम देखते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम क्यों खुश हो जाते हैं, सोचो जरा, क्योंकि देखो ना, जिसके पास जो होगा वही देगा। वो खुश होते हैं इसलिए हम देखकर खुश हो जाते हैं। तो वही ऊर्जा आप अपने अंदर भर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उन खुशियों में जिए और खूब आनंद लें जीवन का। जी। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। हाँ, दिल बेकरार सा है। हाथों में आंचल थाम के, ये सर झुकाने की अदा, दीवाना कर देगी मुझे, यूं मुस्कुराने की अदा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरे होठों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है।
रेणु जी, अब देखिए एक और हम नजरिए की बात करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं बच्चों वाले गीत का। बिल्कुल कहाँ रह गया? बिल्कुल वही गाना हम अंतिम गाने के रूप में सुनवाएंगे। लेकिन बच्चों के बारे में जो नजरिया होता है ना, हाँ। ज्यादातर अभिभावक क्या करते हैं ना, सोचते क्या है अपने बच्चों के बारे में कि हमारा बच्चा सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, पढ़ने में अव्वल नंबर हो, हाँ। दिखने में अच्छा हो, और जब खेल कूद की बात आती है तो वहां भी वो नंबर 1 पर रहना चाहिए, और कोई कंपटीशन होता है तो वहां भी, यानी एक हीरो के तौर पर वो अपने बच्चों को देखते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी विशेषताएं अलग होती है, उसकी खासियत अलग होती है, या फिर उसकी रुचियां अलग होती है, उसकी क्षमता भी अलग होती है। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए थोड़ा कि वो हमारा बच्चा है, ना कि कोई किसी फिल्म का हीरो है कि वो सब कुछ कर लेगा। और सारे बच्चे नंबर 1 पर नहीं आ सकते, इसलिए हमें उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उससे जो हो सकता है उम्मीद भी हमें उतनी ही रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर सचिन के मम्मी पापा ये सोचते कि नहीं हम इसको कुछ मतलब रंगमंच का अभिनेता बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, हाँ। तो सोचिए क्या होता। नहीं। मतलब सचिन का तो जो होता देश का क्या होता। हाँ। इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे मिलता। तो ये क्षमता की तो बात है ही। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज में अव्वल हों, बल्कि हम ये चाहते भी हैं कि जो हम नहीं कर सके वो अपने बच्चों से करवा लें। भाई हमने सपना पूरा अपना नहीं किया। और एक बात और है, हम हर चीज में तो चाहते हैं कि बच्चे अव्वल रहें, लेकिन कभी पलट के ऐसी जगह पर पन्ने पलटने पड़ते हैं। हाँ। आप जरा देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एवरेज थे। हाँ, है ना? बिल्कुल, माता पिता एवरेज होते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों से वो अव्वल आने की उम्मीद रखते हैं। और कई बार क्या उनके, जैसे कि आप अभी कह रही थी, तो उनके सपने होते हैं कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या और कुछ बनूंगा, या नहीं बन पाए किसी वजह से, और वो सारी अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं या उनसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। और हालांकि वो जानते हैं कि उसकी रुचियां कुछ और है, लेकिन फिर भी वो उसे उस लाइन की तरफ ढकेलते चले जाते हैं जिस लाइन की तरफ वो उसे ले जाना चाहते हैं। तो और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो हैं, अब हम क्या बोलें इसको, मतलब खराब लगेगा। आप बच्चे हैं, उनकी जो कोमल मन है, मनोभाव है, उनको अपनी दिशा में अपने ढंग से पनपने दीजिए, उनको बहुत ज्यादा मत दीजिए। आप दिशा निर्देश करें, थोड़ा सा अपने सरपरस्ती रखें जरूर, लेकिन बिल्कुल चाहे कि आप अपने हिसाब से ही उसको अपने सांचे में ढालेंगे, ऐसा ना करें। बिल्कुल। और हर बच्चा, जैसे कि हमने कहा, अपने आप में एक अलग परिपूर्णता लिए होता है ना? यानी कि हो सकता है कि आप पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन बच्चा खेल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हो। तो सोचें आप जरा कि खेल खेलना ये भी कोई बुरी बात नहीं है, और खेल में भी बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे बच्चों के उदाहरण हमारे सामने हैं भी कि जहां परिवार की तरफ से कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने स्ट्रगल के साथ वो आगे बढ़ गए। तो जब बच्चा खुद आगे बढ़ सकता है अपने स्ट्रगल के साथ, तो अगर माता पिता उस बारे में अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें, तो बच्चा शायद और भी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ध्यान दे दें, या यूं कहें कि जो बच्चा करना चाहता है थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उसे छूट दे दें कि जो वो करना चाह रहा है। वहीं एक बात और होती है, जरूरी नहीं कि बच्चा खेल में जाए। हो सकता है कि वो बच्चा किसी भी दिशा में बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा है प्रदर्शन, जैसा आप सोच रहे हैं, या अपने साथी बच्चों को देख रहे हैं, या अपने मित्र के बच्चों को देख कर हम शायद कहीं ना कहीं प्रतियोगिता की भावना आ जाती है मंजू। लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चे में वो खूबी न हो, नहीं ला पा रहा है वो 70% से ज्यादा, और आप चाह रहे हैं कि 95% आ जाए। छोड़ दीजिए उसको, उसकी कुछ और नियति होगी, कुछ और दिशा बनेगी, या कुछ और उसके हिसाब से आप सोचिए। बिल्कुल नए ढंग से सोच लीजिए कि हाँ, ये चैप्टर यहाँ बंद करते हैं, अब कुछ नया सोचते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक बच्चे बहुत एवरेज रहते हैं, और अचानक से कुछ ऐसा आता है कि वो एकदम से निकल जाते हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अव्वल आ जाते हैं। और कहीं अभी एक बच्चा है जैसे आर्मी में ऑफिसर बन गया, या कुछ प्रशासनिक अधिकारी बन गया, पुलिस सेवा में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, बल्कि बच्चों को भी उसका आप अपना प्रमाण दें कि हमें पूरा भरोसा है, और हो सकता है कि आपके इस धैर्य और संयम से बच्चा कुछ और निखर कर आए। हाँ, और 10वीं 11वीं में आते आते क्या होता है, बच्चा खुद ये समझ लेता है कि उसकी दिशा कौन सी है, और इस वजह से वो उस फील्ड में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि हाँ, जो चीज मुझे चाहिए थी, देखिए ये इस तरफ है। तो बच्चों की क्षमताओं पर हमें हमेशा विश्वास रखना ही चाहिए। और दूसरी बात ये कि कई बच्चे संगीत के क्षेत्र में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन माता पिता क्या सोचते
तो जैसे ही वो संगीत की तरफ आगे बढ़ता है, यानी गाने बजाने के बारे में सोचता है, तो माता पिता सोचते हैं अरे ये गाने बजाने में क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संगीत का भी क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना विस्तारित है, ये माता पिता को थोड़ा समझना होगा। जी हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। हाँ। ऐसा मत सोचिए, हो सकता है कि वो दीपक जो है आपके घर में वही कुछ रोशन करे और कुछ अलग नया नाम लेकर आए। बिल्कुल। और अब एक बच्चों का गीत भी हमारे कार्यक्रम को थोड़ा रोशनी प्रदान करेगा, तो सुनते हैं गीत। मेरा टेसू यही अड़ा खाने को मांगे दही बड़ा। मेरा टेसू यही अड़ा खाने को मांगे दही बड़ा। सूख गया मेरा टेसू रे, सूख गया मेरा टेसू एक टांग पे खड़ा खड़ा। उयैया 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 उयैया। खटिया घाट गई, दद्दू की खटिया घाट गई, दद्दू की खटिया घाट गई। अरे लाठी बड़ी कि दद्दू बड़ा। उयैया उयैया। लाठी बड़ी कि दद्दू बड़ा। उयैया मेरा टेसू यही अड़ा। उयैया उयैया। पे धान उगा, गाय की पूंछ पे, पूंछ पे गाय की पूंछ पे, पूंछ पे गाय की पूंछ पे धान उगा। गाय ने किसकी मूंछ चरी, गाय ने किसकी मूंछ चरी, गाय ने किसकी मूंछ चरी। ऐसी मूंछ बड़ी की नाई बड़ा। मूंछ बड़ी की नहीं बड़ा। उयैया मेरा टेसू यही अड़ा खाने को
बच्चों के अंदर कितना एक नटखटपना होता है ना। इस गीत में हमने सुना कितने मासूम बातें, मासूम चेहरे और मासूम हरकतें होती है उनकी। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? ऐसे मत कहो कि बच्चों का होता है, हम सबके मन में कुछ ना कुछ नटखटपन है, उसको निकलने दीजिए, थोड़ा सा उसको भी खिलने दीजिए। और बड़े होने के बाद में भी अगर वो बचपना अगर हमारे अंदर होता है तो जीवन थोड़ा सा खुशहाल हो जाता है उससे, उन हरकतों से, छोटी छोटी हरकतों से। तो उन हरकतों को थोड़ा बहुत जो ऐसी वाली हो जो समाज में मान्य हो, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। लेकिन फिलहाल पूरी जिंदगी को आप खूब खुशनुमा तरीके से जिए, आनंदित रहे, यही हमारी शुभकामना है। हाँ, और इसी के साथ आज के इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। अब इजाजत दीजिए। लेकिन इससे पहले ये तो बता दो कि ये जो गीत बच्चों वाला सुनाए किस फिल्म का है? ये द ब्लू अम्ब्रेला फिल्म का गाना है, और ये फिल्म भी पूरी बच्चों के ऊपर ही बनाई गई है, उनकी नटखट हरकतों के ऊपर ही बनाई गई है। जैसा कि इसमें टेसू की बात की गई, टेसू यानी कि स्केयर क्रो जो होता है ना, खेतों में हम लगाते हैं, कौवा जो पक्षियों को उड़ाने के लिए, उसके बारे में ये बात हो रही है ना। तो चलो फिर हम विदा लेते हैं और चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।